Hello everyone, welcome back to the channel Study 24/7. I am your educator Akash Kumar. I am currently pursuing my BTech in Electronics and Communication Engineering. आज हम लोग केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा और वीडियो में आप लोग एंजॉय ज़रूर करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वीडियो पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली। और इससे पहले इस चैनल पे हम लोगों ने दैट मीन्स मैथ का कुछ चैप्टर्स जैसे कि पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक देखा है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके अगले पार्ट को ज़रूर देखेंगे। मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो ज़रूर उन सारे वीडियोस को भी जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की ओर। चैप्टर नंबर 1 जो कि चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है वो हम जानने की जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, रासायनिक समीकरण जो भी होगा वो कहाँ से आएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद आएगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो मेरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाने वाले हैं, मतलब दर्शाने वाले हैं। वही फॉर्म मेरा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। स्पेलिंग है CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन REACTION। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक मैं जो भी चलूँगा बुक के ही अकॉर्डिंग चलूँगा, जो कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना है और एक एक चीज़ को मैं ट्राई करूँगा कि एक बेहतरीन तरीक़ा से समझा पाऊँ। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए हमारे पास एक पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण हो। सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए, या तो हम एक पदार्थ लेंगे या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। हम बोल सकते हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो मेरे जो पदार्थ होंगे या तो एक होंगे या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों का प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि दोनों, अगर हम दो पदार्थ लिए तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट भी हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से अधिक पदार्थ हो, एक पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसको हम केमिकली रिएक्ट करवाएं कोई चीज़ से तो ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगा वो अपने प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट मेरा क्या हो, एक ही हो, वो एक से अधिक भी हो सकता है। और जब एक से अधिक हो या एक ही पदार्थ बने तो उसका क्या होगा ना कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H2 और Cl2, ये दोनों हम पदार्थ अलग अलग पदार्थ लिए। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों गैस ही है। ठीक है, क्लोरीन एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे, केमिकली रिएक्शन जब करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सूर्य की प्रकाश की रोशनी में, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है। अगर वो सारे फॉलो नहीं हुए तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम लाइट के प्रेजेंस में इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं H2 और Cl2 को, H2 मीन्स हाइड्रोजन, Cl2 मीन्स क्लोरीन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl दैट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है। और एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है कि जिन सारे पदार्थों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो मेरा अभिकारक कहलाता है, जिसको कि हम रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो मेरा प्रतिफल जिसको कि हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और दोबारा से डेफिनेशन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर समझने की हम कोशिश करते हैं कि
रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो मैंने अभी बताया था, और रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए एक या एक से अधिक पदार्थ हम लेते हैं, चाहे वो पदार्थ का गुण डिफरेंट हो, सेम हो या जो भी हो, ठीक है। उसके बाद जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जो भी मेरा ज़रूरी कंडीशंस होता है उसको फॉलो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल न्यू बनता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज मैच करे जो पदार्थ हमने पहले लिया था। आफ्टर ऑल जो प्रोडक्ट बना मेरा, प्रोडक्ट बनने के बाद जो पदार्थ आया, हो सकता है कि इसका गुण और इन सारे गुण, इन सब का गुण कुछ गुण में समानता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ऐसा होगा। इन मैक्सिमम केस देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि प्रतिफल होता है, जो कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मतलब डिफरेंट होते हैं, उससे मैच नहीं करता है, ठीक है। तो डिफिनेशन समझ गए। अब हम लोग ये समझते हैं, मैंने तो इसे बता दिया अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। डिफिनेशन तो देखते हैं। जो पदार्थ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करती है उन्हें अभिकारक कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल, मतलब कि प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, प्रतिफल। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या क्या थे यहाँ पे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये दोनों मेरा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम चूना पत्थर बोलते हैं, आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड में। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, जिसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि CaO से हम डिनोट करते हैं, जो कि केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। एंड जिसको कि चूना बोला जाता है। हम लोग जो चूना यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो और जब हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तो क्या क्या बनता है, रिएक्शन करने के बाद, केमिकली रिएक्शन होने के बाद, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है मेरा, चूना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, चूना होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक गैस होता है, ठीक है। और आपको चूना पत्थर और चूना का फॉर्मूला याद रखना। अब नाउ हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आखिर होता कैसे है, उसका हमें क्रियाविधि यानी कि प्रोसेस देखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों, अभी मैंने बताया था अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, जो मेरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो मेरा अभिकारक। और जब केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो इधर जो फॉर्म होता है वो मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिसको कि हम प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होती है, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के संबंध या बंधन टूटते हैं और फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिसे प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मतलब हम लोग प्रोसेस समझ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे परमाणु और अणु की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परमाणु और अणु के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि कोई भी पदार्थ
चाहे जिससे भी बना हो वो, उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है वो अणु कहलाता है। कोई पदार्थ सॉरी वो परमाणु कहलाता है। मतलब आप दुनिया का कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसका जो न्यूनतम इकाई होगा या सबसे छोटा इकाई होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हम एक घर में रह रहे हैं तो घर किससे बना होता है? अगर हम नेचुरली जनरली बोले कि ईंट से बना होता है, बहुत सारे ईंट से मिलकर घर बना होता है, तो एक ईंट को हम इकाई मान सकते हैं घर का। इसी प्रकार ये परमाणु जो है किसी पदार्थ का इकाई होता है, एक सबसे छोटा पैरामीटर होता है, न्यूनतम इकाई होता है। इससे छोटा इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में कुछ वैसा होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा परमाणु से भी छोटा क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे छोटा इकाई हम क्या लेंगे? परमाणु। और जब एक या एक से अधिक परमाणु मिलता है तो मेरा क्या बनता है? अणु। तो वही परमाणु और अणु का यहाँ पे जिक्र किया गया था, इसलिए मुझे लगा पहले बता दूँ। तो ध्यान में रखिएगा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई परमाणु होता है और एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर, मतलब एक से तो अधिक होगा ही, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का फॉर्म करता है, मतलब अणु बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे कितना अणु है? कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ नहीं है, मतलब एक अणु है। ठीक है, कितना है? एक। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक अणु है। यहाँ पे कितना है? तो एक अणु है, मतलब एक अणु कैल्शियम कार्बोनाइट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड का एक अणु बनता है और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे एक, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये तो दो अणु हो गया। वो केमिकल रिएक्शन का कुछ प्रोसेस होता है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के अणु, मतलब जो सारे अभिकारक हैं, जो सब मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो सारे अभिकारकों के अणु जो होते हैं, जैसे कि अभिकारक यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसके अणु क्या है? यहाँ पे एक है कि अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। पहले क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक अणु है वो पहले टूटेगा किसमें? परमाणु के फॉर्म में। ठीक है, परमाणु के फॉर्म में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर, मतलब पहले ये इसका अणु जो है परमाणु के फॉर्म में टूटा, समझते हैं। पहले अणु क्या होता है? परमाणु के फॉर्म में टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में जो उसका इंटरनल प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अणु क्या होता है? ब्रेक करता है किसमें? परमाणु में। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, बहुत सारा हमें प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के यूज करने होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? अणु पहले मेरा ब्रेक होता है किसमें? परमाणु में। ठीक है, जब परमाणु में ब्रेक होता है, परमाणु में ब्रेक हो गया, अब बाद में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो परमाणु में ब्रेक होने के बाद अलग अलग परमाणु आके एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब जब अलग अलग परमाणु एक दूसरे से आके कंबाइन होते हैं तो एक स्पेसिफिक अणु बनता है, एटम बनता है, और वो एटम बनने के बाद एक नया प्रोडक्ट जनरेट होता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि ये परमाणु ही आपस में आकर पुनर्संगठित होते हैं। मतलब पहले तो टूटा अणु किसके फॉर्म में? परमाणु के फॉर्म में। फिर ये जो परमाणु मतलब अणु जो टूट के परमाणु बना, ये सारे परमाणु एक दूसरे से मिलके पुनर्संगठित होकर क्या करते हैं? अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच संबंध बनाते हैं। पहले टूटता है संबंध, फिर संबंध बनाता है, उसके बाद फिर से नया अणु बनता है, और नया अणु बना मतलब नया प्रोडक्ट बना। फिर से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मेरे जो अभिकारक हैं उनके जो अणु हैं वो पहले ब्रेक होते हैं किसमें? परमाणु में। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पदार्थ का न्यूनतम इकाई क्या है? परमाणु है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अणु जो होता है वो परमाणु से ही मिलके बना होता है। तो वो पहले वाला अणु जो है रिएक्टेंट का, वो टूटता है किसमें? परमाणु में। फिर केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान वो जो परमाणु होते हैं वो फिर से रिकम्बाइंड होते हैं अलग अलग परमाणु से आकर के, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन करवाना, न्यू प्रोडक्ट बनवाना है। अगर मान लेते हैं न्यू प्रोडक्ट बनवाना है तो जो परमाणु पहले का अगर वो रिकम्बाइंड नहीं करे तो फिर से तो वही परमाणु मिलकर वही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसा तो करवाना था नहीं, केमिकल रिएक्शन का फिर कोई फ़ायदा रह नहीं जाएगा। इसीलिए वो परमाणु जो है अलग अलग परमाणुओं से कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान और नए अणु में कन्वर्ट होते हैं जुड़ करके। ठीक है, तो जुड़ करके न्यू अणु बना तो वो नया प्रोडक्ट बना, बस बात खत्म। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वैसे आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहीं हो पाएगा नेक्स्ट, मतलब आगे नहीं कर सकता लेक्चर।
टाइम अभी मेरे पास है नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर, बाय।